हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गेम ऑफ थ्योरी को साइंस ऑफ स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। नो अस साइंस ऑफ स्ट्रैटेजी। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी होता क्या है? गेम थ्योरी ये ओलिगोपोली मार्केट में एक ब्रांच है या ओलिगोपोली मार्केट में इसे स्टडी किया जाता है, या कहा जाए कि ओलिगोपोली मार्केट की ये एक कॉन्सेप्ट है। जो ये गेम थ्योरी है, इसे ओलिगोपोली मार्केट में एक यूनिक कॉन्सेप्ट माना जाता है। ऑर्डिनरी इम्पोर्टेंस यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट में दिया गया है। उसी के साथ जब ये क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जब ट्रेडिशनल थ्योरी से ये सॉल्व नहीं होती है, तभी ये गेम थ्योरी से ओलिगोपोली मार्केट में जो स्ट्रैटेजी है या क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, ये अगर सॉल्व होती है तो ये होती है गेम थ्योरी में। तो एग्जैक्टली ये होता क्या है? तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में गेम थ्योरी को स्टडी किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। तो ये कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। इसकी जो फर्स्ट यहाँ इसे डेवलप किया गया था, वो ऑलमोस्ट 1920 में इसे डेवलप किया, पर बहुत समय के बाद इसे पूरी तरह से डेवलप करने का जो जाता है, वो जॉन न्यूमन्स एंड मॉर्गेस्टन्स, इन्होंने थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर ये 1944 में इसे डेवलप किया गया। तो इसे अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट जो पूरी तरह से सामने अगर आता है, वो आता है 1944 में, जब जो एक बुक लिखी गई जॉन न्यूमन और मॉर्गनस्टर, इन्होंने लिखी थी थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। तो इसे डेवलप किया गया जॉन न्यूमन एंड मॉर्गेनस्टर्स, ये दोनों इकोनॉमिक्स ने ये कॉन्सेप्ट पूरी रूप में अगर देने की कोशिश की थी, तो वो थी 1944 में। उन्होंने जो बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, इससे ही हमें गेम थ्योरी ये हमें मिलती है। अगर हम समझें कि ये गेम थ्योरी एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये गेम थ्योरी जो हमने जैसे पहले कहा कि ये गेम थ्योरी एक ओलिगोपोली मार्केट का ही एक पार्ट है। ओलिगोपोली मार्केट में जिस तरह से जो फर्म है, वो गिने चुने ऐसे फर्म मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये जब
फर्म है अपना प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ कुछ ऐसे सामने वाले भी फर्म मार्केट में होते हैं जो उनका गोल होता है, वो गोल होता है सिर्फ मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट कमाना। तो ये सब चलते समय जो गिने चुने मार्केट में जो ओलिगोपोली है फर्म होते हैं, ये फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते समय जो एक्शन लेते हैं या कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, इस स्ट्रैटेजी से उसी मार्केट में जो अदर फर्म है या कॉम्पिटिटर है उनके जो प्रोडक्ट या सेलिंग में इफ़ेक्ट होता है। तो अगर समझ लेते हैं कि अगर ए फर्म ने अगर कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई की तो मार्केट में जितने भी फर्म है या कॉम्पिटिटर है उनके प्रोडक्ट के सेल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा या उनका जो प्रॉफिट है वो घटता हुआ दिखाई देगा। तो ओलिगोपोली मार्केट में जो फर्म है ये अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए या मैक्सिमम अपना गोल या अपना प्रॉफिट कमाने के लिए स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं। ये स्ट्रैटेजी होती है कुछ ऐसी ऑफ़र दे या अपना प्रोडक्ट किस तरह से मार्केट में कंज्यूमर को लेना ही है, ये एडवर्टाइजमेंट करके। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एक होते हैं पेप्सी और कोका कोला जो एक दूसरे के बहुत साल से कॉम्पिटिटर हैं। होंडा या टोयोटा, मार्केट में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जो एक दूसरे को ऑलमोस्ट ये सेम है उनका प्रोडक्ट, बट एक दूसरे के ऑलमोस्ट क्लोजली वो कॉम्पिटिटर है। तो इस तरह से जो फर्म अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक्शन करती है और सामने वाले कॉम्पिटिटर को जो फर्म की जो एक्शन है उससे बचने के लिए या मार्केट में टिकने के लिए उनको एक्शन से रिएक्शन करना ज़रूरी है और इस रिएक्शन से ही वो मार्केट में टिक पाएंगे या उनका वजूद मार्केट में रह पाएगा। तो इसी के साथ जो ओलिगोपोली मार्केट है, ये मार्केट इस तरह से है जो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनती ही है और हर कॉम्पिटिटर फर्म के हर मूवमेंट पे यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर ध्यान देने में या उनकी कोई भी स्ट्रैटेजी पहचानने में भी गलती हो जाए तो सामने वाले जो फर्म है उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और इससे बचने के लिए जो ओलिगोपोली मार्केट है ये कॉन्सेप्ट समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओलिगोपोली मार्केट में जितने भी फर्म है ये काउंट करने जैसे फर्म होते हैं या उनकी जो नंबर्स है बड़े लार्ज नंबर में नहीं होते हैं, जो गिन पाए ऐसे नंबर मार्केट में होते हैं। और यही वजह से ये मार्केट में कोई भी अगर एक फर्म अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा तो सामने वाले जितने भी फर्म है उनकी जो स्ट्रैटेजी नहीं अप्लाई करने की वजह से उनके प्रोडक्ट में सेल होने में या उनका प्रॉफिट होने में दिक्कत आती है। तो ओलिगोपोली मार्केट में अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया गया था वो किया गया था सिर्फ डिओपोली मार्केट में। तो उसमें सिर्फ दो ही फर्म होते हैं और दो ही फर्म एक दूसरे से किस तरह से एक्शन रिएक्शन करते हैं उससे हमें डिओपोली मार्केट में ये कॉन्सेप्ट समझ में आता था। बट बदलते समय के साथ ओलिगोपोली मार्केट उसकी कॉन्सेप्ट बदलती गई और उसमें दो से भी ज़्यादा या टू से और भी फर्म मार्केट में वर्क करते हैं और इससे उसको ओलिगोपोली मार्केट कहा गया है। तो जब ये एक्शन और रिएक्शन होता है तो इसे उस फर्म की स्ट्रैटेजी किस तरह से बिल्ड की जाए ये हमें कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो ये गेम थ्योरी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ज़ीरो सम गेम
इसमें कहा जाता है इन ज़ीरो सम गेम द लॉस ऑफ वन इज़ गेन ऑफ अनदर। अगर एक फर्म का लॉस होता है तो जितना ये एक फर्म का लॉस है वो दूसरे वाले फर्म का ये प्रॉफिट होता है। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर दो फर्म है, जितना एक फर्म को लॉस होगा उतना ही जो लॉस है वो अपोजिट साइड की जो फर्म है उसका उतना ही प्रॉफिट होता है। तो ये हमें कहता है इन ज़ीरो सम गेम द लॉस of one is gain of another। और सेकेंड है नॉन ज़ीरो गेम। नॉन ज़ीरो गेम हमें ये कहता है इन नॉन ज़ीरो सम गेम देयर कैन बी अ नेट गेन और नेट लॉस। अगर इसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, इसमें दोनों भी जो फर्म है उनको लॉस हो सकता है या दोनों भी फर्म को यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। मीन्स यहाँ पे हमें दो तरह की यहाँ पे गेम थ्योरी दिखाई देगी, एक होगी पॉजिटिव और दूसरी होगी नेगेटिव। इस दोनों तरह की गेम थ्योरी हमें इस नॉन ज़ीरो गेम थ्योरी में दिखाई देती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है इन नॉन ज़ीरो सम गेम्स देयर कैन बी अ नेट गेन और नेट लॉस। और जो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों भी हमें ये चेंजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ जो गेम थ्योरी है इसके कुछ अजम्पशन है, ये अजम्पशन हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है द फर्म हैव ओनली वन गोल मैक्सिमाइज देयर मार्केट शेयर। इसमें फर्स्ट है द फर्म हैव ओनली वन गोल टू maximize their market share। जो फर्म का एक ही गोल होता है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फर्म का बढ़ाए, मीन्स अपना प्रॉफिट बढ़ाए। सेकंड है ईच फर्म नो द स्ट्रैटेजीज अवेलेबल टू इट एंड टू इट्स राइवल। Each firm know the strategies available to it and to its rival। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी किस तरह की अवेलेबल है और किस तरह से यहाँ पे अपना जो राइवल है या अपना कॉम्पिटिटर है ये किस तरह से स्ट्रैटेजी कर सके और किस तरह से अपना रिज़ल्ट आए और या अपना प्रॉफिट हो, ये हर फर्म यहाँ पे समझते हैं। थर्ड है ईच फर्म नो विद द सर्टेनिटी द पे ऑफ्स टोटल रेवेन्यू, total cost and total profit from the strategies। Each firm
know with certainty the payoffs, total revenue, total cost, and total profit from combinations of strategies। तो यहाँ पे हर फर्म की जो सर्टिनिटी है ये पे ऑफ से किस तरह से टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट, ये कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी अप्लाई करने से पे ऑफ से हमें मिल सके, ये वो फर्म यहाँ पे जानती है। फोर्थ है, द एक्शन टेकन बाय द डिओपोलिस्ट डू नॉट affect the total size of the market. The actions taken by duopolist do not affect the total size of the market। तो यहाँ पे जो फर्म की एक्शन है, जो डिओपोलिस्ट है, वो उनकी जो इफ़ेक्ट है वो टोटल साइज़ की जो मार्केट है उससे नहीं कर पाएगी। जो टोटल मार्केट है वो मार्केट में किस तरह से डिमांड है, उस डिमांड से किस तरह से अपना शेयर बढ़ाए, यही वो फर्म कर सकती है, ना कि वो मार्केट की जो साइज़ है वो मार्केट की साइज़ नहीं बढ़ा सकती। बट मार्केट में जितनी साइज़ है उसमें अपना शेयर यहाँ पे निभा सकती है। नेक्स्ट है, ईच फर्म चूज इट्स द स्ट्रैटेजी एक्सपेक्टिंग द वर्थ फ्रॉम इट्स राइवल। इट्स मीन दैट ईच फर्म एक्ट इन द मोस्ट conservative way, expecting that the rivals will choose the best possible counter strategy open to him. This behavior is called the rational. Each firm choose its strategy expecting the worst from its rival. It's mean that each firm acts in the most conservative way, expecting that the rival will choose the best possible counter strategy open to him. This behavior is called rational। तो ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है, जो पॉइंट है ये पॉइंट कहता है कि हर जो स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए जो फर्म है उसके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन है, और ये ऑप्शन जो वो क्रिएट करेगा या
जो डिसीजन लेगा, ये डिसीजन से सामने वाले जो कॉम्पिटिटर है उसको किस तरह से इफ़ेक्ट होगा, या उसके एक्शन से उसने उसे कुछ ना कुछ तो मार्केट में उसको लॉस कन होगा ही, क्योंकि ये समझा गया है कि वो जो उसका बिहेवियर है वो रैशनल है। तो वो पूरी समझदारी के साथ ही कुछ स्ट्रैटेजी अपनाएगा और सामने वाले फर्म को अपना जो स्ट्रैटेजी क्रिएट की है उससे उसे फ़र्क पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, in the zero sum game there is not possible of the collusive. Each firm want to maximize its market share. It means that the aim of the firm are opposed to each other. In the zero sum game there is no possibility of collusive या collisions. Each firm wants to maximize its market share. It's mean that the aims of the firm are opposed to each other. जो जीरो सम गेम ये कॉन्सेप्ट हमने देखा, जो टाइप्स था, ये टाइप में हमने देखा कि एक का जो लॉस है तो दूसरे का वो प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं है कि उन दोनों में कुछ एग्री है या एग्रीमेंट बना हुआ है या कुछ एग्रीनेस है उनमें। तो ये जो हर फर्म है ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए या अपना मार्केट में शेयर बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये जो एम उनका है, ये एम मार्केट में टिकने का और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का, ये एम लेके या उनका जो गोल है वो पूरा करने के लिए हर फर्म यहाँ पे वर्क कर रही है। तो इसी के साथ जो ये पे ऑफ मैट्रिक्स है, जो ये टेबल है, इस टेबल के साथ हम देखेंगे कि गेम थ्योरी किस तरह से वर्क होती है और इसमें किस तरह से एक किसी का डिसीजन फर्म का अगर एक फर्म का डिसीजन अगर किस तरह से होता है और उससे दूसरे वाले फर्म को या कॉम्पिटिटर फर्म को किस तरह से उसे नुकसान हो सकता है या उसका प्रॉफिट हो सकता है, उस पे क्या किस तरह की सिचुएशन आ सकती है, ये टेबल हमें बतलाता है। तो इस पे ऑफ मैट्रिक्स में हमने एग्जांपल लिया है, फर्म 2 है, फर्म ए और फर्म बी। ये दोनों फर्म किस तरह से वर्क करेगी, या हमने अज्यूम किया है 2 ही फर्म है। तो हर फर्म के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक प्राइस लो करने की या प्राइस हाई करने की। तो हर फर्म के पास 2 ऑप्शन है और मार्केट में 2 फर्म है। तो ए के पास 2 ऑप्शंस और बी के पास भी 2 ऑप्शंस। तो अगर हम समझे, फर्स्ट ऑफ फर्म ए अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करती है, तो उसने यहाँ पे जो फर्म ए है, ये फर्स्ट नंबर जो दिखा रहा है वो है फर्म ए का, और जो सेकंड नंबर है ये सेकंड नंबर बता रहा है फर्म बी का। जो नंबर इस तरह से उनकी प्रॉफिट और लॉस किस तरह से हो सकती है ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो पे ऑफ मैट्रिक्स ये
काउंटिंग है इन करोड़ रुपीज़ में। तो अगर हम समझे फर्म ए एक्शन लेता है अगर प्राइस लो करने की या प्राइस हाई करने की, उसी तरह से फर्म बी लो प्राइस करने की या हाई प्राइस करने की। तो फर्स्ट फर्म ए अपनी प्राइस कम करने की डिसीजन लेता है और फर्म बी भी ये प्राइस लो करने की कंडीशन करता है। अगर मान ले इनकी एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, तो फर्म ए की प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज़ है और फर्म बी की भी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज़ है। तो ये कम करे तो ये 80 रुपीज़ करे। तो दोनों का डिसीजन सेम है, दोनों ने अपनी प्राइस कम कर ली, तो दोनों को सेम यहाँ पे प्रॉफिट जो 1 करोड़ और ए को 1 करोड़ और बी को भी 1 करोड़, ये सेम यहाँ पे प्रॉफिट होता है। अगर मान ले फर्म बी ने प्राइस बढ़ा ली तो फर्म ए ने अपनी प्राइस 100 से 120 कर ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, और फर्म बी ने अपनी जो प्राइस है वो लो कर ली। तो बी की 100 रुपीज़ थी तो उन्होंने 80 कर ली। तो जाहिर सी बात है मार्केट में दो सेम प्रोडक्ट अगर एक 120 में मिल रहा है और फर्म बी ने जो बेच रहा है वो 80 रुपीज़ में मिल रहा है, तो यहाँ इससे इसका बेनिफिट फर्म बी को मिल जाता है। तो फर्म ने यहाँ पे बी को 3 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है और फर्म ए को 1 करोड़ लॉस हो रहा है। उस तरह से अगर हम फर्म बी क्या स्ट्रैटेजी कर लेती है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्म बी तो यहाँ पे फर्म जो प्राइस है वो हाई करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे अगर फर्म बी ने 100 रुपीज़ से उन्होंने 120 रुपीज़ कर ली और फर्म ए ने 100 रुपीज़ से 80 रुपीज़ कर ली, तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो फर्म जो 100 बी का जो 100 रुपीज़ है प्रोडक्ट का वो 120 हो गया। सेम प्रोडक्ट फर्म बी का 100 से 80 रुपीज़ हो गया। तो मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है या कस्टमर है वो प्रोडक्ट जो फर्म ए के पास है वो लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ से रिज़ल्ट होता है जो फर्म बी का हाई प्राइस करने की वजह से उन्हें -1 ये रिज़ल्ट आता है। तो ये फर्म बी को लॉस होता है। और ये फर्स्ट नंबर बता रहा है ये फर्म ए ने किस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाई, उन्होंने प्राइस कम कर ली, तो यहाँ पे फर्म ए को प्रॉफिट हो रहा है। उसी तरह से हम ये फोर्थ वाला कॉलम है वो देखेंगे। तो यहाँ पे फर्म ने बी ने यहाँ पे प्राइस हाई कर ली। अगर 100 रुपीज़ है उन्होंने 120 कर ली। उसी तरह से फर्म ए ने भी 100 रुपीज़ से 120 कर ली। तो दोनों ने भी प्राइस अपनी बढ़ाई। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वही प्रोडक्ट अगर 100 की बजाय अभी 120 में मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जितने भी सेलर है या प्रोड्यूसर है वही 120 में बेच रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पे सेम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे फर्म ए को 2 करोड़ और फर्म बी को भी 2 करोड़ ये प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से ये इस गेम थ्योरी में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी आते हैं जो हमें
जाने पहचाने भी उसके वर्ड्स हमें लगते हैं। तो इसमें फर्स्ट है प्लेयर। प्लेयर हमने तो देखा है कि कुछ हम बचपन में गेम खेलते थे, उसमें हम एक दूसरे को प्लेयर जिससे पहचानते थे, प्लेयर्स। तो ये प्लेयर्स इस मार्केट में, प्लेयर मीन्स यहाँ पे उस फर्म का लीडर। ये फर्म किस तरह से डिसीजन लेगा और किस तरह से वो गेम खेल पाएगा या किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएगा, इससे ही उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये जितना भी दारोमदार है, ये सब इस मार्केट की जो प्लेयर है या फर्म का जो मेन लीडर है, वो प्लेयर के नाम से पहचाना जाता है। सेकंड है स्ट्रैटेजिस्ट। अगर मार्केट में प्रॉफिट कमाना है और जो कॉम्पिटिटर है उसको अगर उससे प्रॉफिट छीनना है, तो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी जिससे उस फर्म को प्रॉफिट हो सके। थर्ड है रिटर्न्स। रिटर्न्स मीन्स उस फर्म को होने वाला प्रॉफिट। तो ये किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएगा और किस तरह से अपना जो प्रोडक्ट है बेचेगा, और वो बेचने के बाद ही उसको जो रिटर्न्स आएगा, तो वो रिटर्न्स ही उसका प्रॉफिट होगा। फोर्थ है कोऑपरेटिव गेम। मार्केट में जो फर्म होते हैं या जो सेलर है, ये सेलर अगर एक दूसरे के साथ कुछ एग्रीमेंट करते हैं या अपनी स्ट्रैटेजी एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो मार्केट में एकजुट जब होती है तो उसे कोऑपरेटिव गेम। इसमें कुछ भी यहाँ पे जितने भी डिसीजन जाए कर लेंगे, वो कार्टेल के हिसाब से करेंगे और कॉलिसिव या ओलिगोपोली यहाँ पे क्रिएट होती है। नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेटिव गेम। जब मार्केट में जितने भी फर्म हैं, वो इंडिविजुअल यहाँ पे अपनी वर्क करती है या स्ट्रैटेजी क्रिएट करती है, तब यहाँ पे प्राइस वॉर या स्ट्रैटेजी क्रिएट की जाती है, तब यहाँ पे किसी भी तरह की यहाँ पे एग्रीनेस या एग्रीमेंट नहीं होती है। मार्केट के अंदर हर फर्म अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी इंडिविजुअल यहाँ पे क्रिएट करती है। तो यहाँ पे नॉन कोऑपरेटिव गेम यहाँ पे हमें दिखाई देता है। सिक्स्थ है मैक्सिमम स्ट्रैटेजी। तो ये फर्म का मैक्सिमम स्ट्रैटेजी अपनाने के साथ साथ किस तरह से प्रॉफिट ज़्यादा मिले और मार्केट में अपना शेयर बढ़ाए, ये मैक्सिमम स्ट्रैटेजी हमें नैश इक्विलिब्रियम से ही मिलता है, जो हम आगे आने वाली वीडियो में ये डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज एंड नैश इक्विलिब्रियम भी पढ़ने वाले हैं, और इस पे हमारा सेपरेट वीडियो आने वाला है। और उसके साथ साथ जो प्रिजनर्स डिलेमा है, उस पे भी हमारा एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पे ऑफ। जिस तरह से हमने देखा कि पे ऑफ में हर फर्म के पास कुछ ना कुछ दो ऑप्शन या कुछ ऑप्शन होते हैं, और कुछ कॉम्पिटिटर ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है और इसी से उनके पास कुछ ऑप्शन है। तो ये पे ऑफ से हमें मिल पाता है। और नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब मार्केट के अंदर जो फर्म है एक ऐसे पॉइंट पे जाके रुकता है जहाँ पे उसे प्रॉफिट मिलता है, या किस तरह की जो स्ट्रैटेजी पे वो एक पीक पे जाके रुकेगा, तो ये पॉइंट जो मिलता है वही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।